नमस्कार, मोटी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी टॉपर नोट्स फ्री और मेंस दोनों के लिए। अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इतिहास, कला एवं संस्कृति, अध्याय 2 विरासत, मंदिर निर्माण शैली, खजुराहो मंदिर समूह। आज हम लोग पढ़ेंगे विरासत। विरासत को दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। वर्गीकरण, विरासत का संरक्षण। वर्गीकरण को भी दो भागों में बांटेंगे, प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत। विरासत के संरक्षण में हम लोग पढ़ेंगे कारण, उपाय, जनता की भूमिका। प्राकृतिक विरासत भूमि, वन, वन्यजीव, मरुस्थल, नदी, समुद्र, झील, पर्वत, खनिज संसाधन ETC, यानी कि ये सारे प्राकृतिक विरासत है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद में है सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत को दो भागों में बांट करके हम पढ़ सकते हैं, मूर्त, अमूर्त। मूर्त उसको बोलते हैं जो पुरातात्विक विरासत हो, जिसमें आता है पवित्र स्मारक, स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बृंदावन, मूर्तियाँ, अभिलेख। ये सब क्या है? पुरातात्विक विरासत है। अब जानेंगे अमूर्त यानी कि जीवंत विरासत। जीवंत विरासत में भाषा, साहित्य, त्योहार, मेले, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, चित्रकला, नृत्य संबंधित सारी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विरासत का अर्थ, यानी कि विरासत का अर्थ क्या है, विरासत किसको कहते हैं। विरासत वह है जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है, यानी कि जो हमारे पूर्वज से जो कुछ भी प्राप्त हुई है उसको हम विरासत कहते हैं। हमारे चारों ओर विद्यमान है, यह प्राकृतिक अथवा निर्मित है। यह एक ओर किसी स्थान, क्षेत्र अथवा देश तो दूसरी ओर एक परिवार, समुदाय एवं लोगों की विशिष्टता और पहचान है। अब बात करते हैं वर्गीकरण, यानी कि विरासत के वर्गीकरण। विरासत को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के रूप में बांटा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक विरासत, यानी कि प्राकृतिक विरासत किसे कहेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। प्राकृतिक विरासत में प्राकृतिक विशेषताएं जैसे भूमि, वन, मरुस्थल, वन्यजीव, नदी, समुद्र, ऋतुएं, खनिज संसाधन आदि सम्मिलित है। भारत की ऋतुओं की विविध भूमि प्रकारों एवं जीव जंतुओं की विविधता ने देश की सांस्कृतिक विरासत के निर्माण को प्रभावित किया। इस तरह भारतीय संस्कृति प्रकृति, पर्यावरण एवं लोगों के बीच निकट संबंधों का परिणाम है। पर्वत, नदियाँ, पशु पक्षी, वृक्ष हमारी लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं एवं कला के अंग रहे हैं। पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों अथवा बौद्ध धर्म की ज्ञात कथाओं में पशु पक्षी महत्वपूर्ण चरित्र है। देश के विभिन्न स्थानों की लोक कथाओं में पशु पक्षी का प्रयोग विषय वस्तु के अर्थ और विचार को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। प्रकृति की शक्तियों में दैवीय रूप देना भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। जैसे गंगा जमुना की पूजा, पीपल, तुलसी जैसे पेड़ पौधों को पवित्र माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय एवं लोक संगीत में प्राकृतिक एवं ऋतुओं के साथ गहरे संबंध देखे जा सकते हैं। बारहमासा ऋतुओं के चक्र को दर्शाती है। इस बारहमासा के आधार पर नायक नायिका के मनोदशा का उल्लेख साहित्य में
साहित्य में हुआ है। हमारी चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद पूर्णतः प्राकृतिक पर निर्भर है। इस दृष्टि से प्राकृतिक विरासत एवं सांस्कृतिक विरासत के बीच घनिष्ठ संबंध देखा जा सकता है। सांस्कृतिक विरासत यानी कि सांस्कृतिक विरासत किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मनुष्य की अपनी योग्यता, कौशल और कलात्मक प्रतिभा के बल पर की गई रचना, यानी कि मनुष्य के द्वारा अपने विवेक बुद्धि से जो चीज़ रचना की गई है वो सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आते हैं। यह विभिन्न धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का परिणाम है। सांस्कृतिक विरासत के मूर्त और अमूर्त वर्ग में बांटा जा सकता है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में मूर्त और अमूर्त के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहला वीडियो आप देख सकते हैं। मूर्त विरासत पुरातात्विक विरासत भी कहा जाता है। इसमें पुरातात्विक स्मारक अवशेष जैसे भवन, किले, सिक्के, मूर्तियाँ, अभिलेख, मृदभांड आदि सम्मिलित है। अमूर्त विरासत में विचारों से लेकर के परंपराओं तक रहन सहन, ढंग, भाषा, व्यवहार आदि सम्मिलित है। इन परंपराओं और विचारों का प्रसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक होता है। इन सब से हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक सुंदर और समृद्ध रंगीन चित्र बनता है। वस्तुतः यह अनेक विचार और विश्वासों का मिश्रण ही हमारी संस्कृति को सामासिक संस्कृति बनाता है। विभिन्न भाषाएं जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, फारसी आदि प्रचलित रही है तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक लिपियाँ भी मौजूद रही। इतना ही नहीं, नृत्य संगीत के विभिन्न रूप, चित्रकल्प इसी सांस्कृतिक विरासत के अंग है। इन्हीं अर्थों में भारतीय संस्कृति को अनेकता में एकता से युक्त कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विरासत का संरक्षण, कारण, राष्ट्रीय गौरव, आर्थिक महत्व को दो तरह से पढ़ेंगे, पर्यटन, विदेशी मुद्रा, स्थानीय रोजगार। हमारी विरासत हमारी राष्ट्रीय पहचान का दर्पण है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। वस्तुतः देश एवं लोगों की पहचान को दर्शाती है। व्यक्ति अपनी विरासत के साथ अपनी पहचान को जोड़ता है जो उसे गौरव प्रदान करती है, अतः इस गौरव की प्रेरणा का संरक्षण आवश्यक है। पारंपरिक कलाओं एवं हस्तकलाओं को बनाए रखने एवं संरक्षण से ही इनकी निरंतरता संभव है। हमारा विशाल पर्यटन उद्योग भी विरासत के दम पर चल रहा है। हमारी विरासत पर्यटकों को हमारे देश की ओर आकर्षित करती है और देश के लोगों को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह यह राष्ट्रीय एकीकरण के साथ साथ उस क्षेत्र के लोगों के लिए आर्थिक लाभ भी देती है, तो साथ ही विदेशी मुद्रा प्राप्ति का साधन बन जाती है। विरासत के लिए प्रमुख चुनौतियाँ। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाए और बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। वस्तुतः प्राकृतिक विरासत, चाहे भूमि हो या समुद्र, जंगल या मरुस्थल, वनस्पतियाँ एवं पशु पक्षी, सभी को समुचित विकास योजना के अभाव एवं निरंतर दुरुपयोग के कारण खतरा है। भूमंडलीकरण के कारण होने वाले तीव्र परिवर्तनों ने विरासत के लिए चुनौतियां प्रस्तुत की है। पर्यटन में हुई अभियंत्रित वृद्धि ने भी चुनौतियां बढ़ाई है। पर्यावरण और विरासत के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है। विरासत के प्रति अवहेलनापूर्ण रवैया ने भी चुनौती बढ़ाई। विरासत के संरक्षण के उपाय। संविधान निर्माताओं ने संविधान में विरासत के संरक्षण के लिए नागरिकों का कर्तव्य भी बताया है कि
हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करे। वनों, झीलों, नदियों एवं वन सहित पर्यावरण को बचाए और उसमें सुधार करे तथा प्राणियों के लिए करुणा का अभाव रखे। संविधान में उल्लेख है कि राष्ट्रीय महोत्सव के प्रत्येक स्मारक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्थल तथा वस्तुओं को खराब होने, नष्ट होने, हटाने, बेचने या निर्यात से बचाना राज्य का दायित्व होगा। 1952 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई। यह सरकार को वन्यजीव के संरक्षण एवं बचाव के संदर्भ में तथा राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं चिड़ियाघर के निर्माण के संबंध में परामर्श देता है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की स्थापना की गई। यानी कि 1972 ईस्वी में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम अभयारण्य की स्थापना की गई। पुरातात्विक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए संसद ने प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 पारित किया, जिसके तहत पुरातात्विक खुदाई से निकली सामग्री, मूर्तियाँ आदि की सुरक्षा की जाएगी। यानी कि जितने भी खुदाई में पुरातात्विक वस्तुएं मिली है उसको अधिनियम 1958 की तरह रख रखाव सुरक्षित रखा जाएगा। यह अधिनियम भारत सरकार 1904 के अधिनियम का विस्तार है जो कर्जन के समय आया था। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या एजेंसी सरकार की अनुमति के बिना पुरातात्विक खुदाई नहीं कर सकता है। भारतीय निधि व्यापार अधिनियम 1876 के तहत कहा गया है कि अचानक कोई वस्तु मिलने पर लोगों को संबंधित अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। यह अधिनियम आज भी लागू है। यानी कि अगर आपको कोई वस्तु या बहुत दिन से पुरानी वस्तु अगर आपको मिलता है तो आपको अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य होगा, क्योंकि यह अधिनियम 1876 के अंतर्गत लागू है। जनता की भूमिका। विरासत के संरक्षण में जनता की भी भूमिका है। हम अज्ञात स्मारकों, स्थलों, पुरावशेषों को पहचानने में सहायता कर सकते हैं, उनको सूचीबद्ध कर सकते हैं, उनकी चौकसी कर सकते हैं ताकि ये स्मारक क्षतिग्रस्त न हो और कोई चोरी न कर सके तथा अपने आसपास के लोगों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जागरूक कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद 1950, इसके अंतर्गत भारत एवं दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध एवं आपसी सूझबूझ को स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। यह परिषद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संबंधित है। उद्देश्य यानी कि विरासत का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जानेंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ संबंध स्थापित करना और उनका विकास करना, दूसरे देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों से संबंधित नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में भागीदारी करना, यही उद्देश्य है। प्रमुख कार्य यानी कि विरासत के प्रमुख कार्य के बारे में, यानी कि भारत सरकार की ओर से विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां देना, विदेशों में प्रमुख सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना अर्थात विदेश में भारत उत्सव का आयोजन करना, व्यवस्था करना, कलाकार मंडलियों का आदान प्रदान करना, वार्षिक मौलाना आज़ाद स्मृति व्याख्यान और मौलाना आज़ाद निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना, पुस्तकालयों की स्थापना करना, विदेश मंत्रालय की ओर से परियोजनाओं का आरंभ करना, ये सब प्रमुख कार्य है विरासत के। पवित्र उपवन यानी कि विरासत के पवित्र उपवन। पवित्र उपवन कुछ वृक्षों से लेकर के
सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र में फैले सघन वन होते हैं। ये जनता के वन है। उपवन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। इसमें चराई और शिकार प्रतिबंधित होता है। इसमें केवल सूखी लकड़ियों को एकत्रित करने की अनुमति है। स्तूप पर चित्रों के माध्यम से कथानक का आकलन किए जाने लगा है। विरासत के प्रकार। पहला है शारीरिक स्तूप, यानी कि इसमें बुद्ध एवं उनके शिष्यों के अंग अवशेष रखे जाते थे, जैसे दांत, केश आदि। दूसरा है परिभौगिक स्तूप। इस स्तूप में बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे चरण, पादुका, भिक्षापात्र आदि रखे जाते थे। तीसरा है उद्देशिका स्तूप। इसके तहत वे स्तूप आते हैं जिन्हें बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित या उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति के रूप में बनाया जाता था, जैसे सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया के स्तूप। चौथा है संकल्पित स्तूप। इस प्रकार के स्तूप श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न बौद्ध तीर्थस्थलों एवं अन्य स्थानों पर बनाए जाते थे। ये आकार में छोटे होते थे। प्रमुख उदाहरण, यानी कि विरासत के प्रमुख उदाहरण। सारनाथ एवं सांची में अशोक द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध स्तूप है। उसने तक्षशिला में धर्मरक्षिका स्तूप का निर्माण करवाया। मूलोत्तर काल में शुंग शासन में भरहुत स्तूप में वेदी का निर्माण करवाया गया। नागार्जुनी कोंडा स्तूप का निर्माण आंध्रा में इक्ष्वाकु वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। यहाँ पर बने विशेष प्रकार के चबूतरे आयक उल्लेखनीय है। अब बात करते हैं चैत और विहार। चैत उसे कहते हैं यानी कि पूजा गृह, या चैत उसके बोलते हैं जहाँ पर शव को जमीन में गाड़ करके उसके ऊपर स्तूप का निर्माण करना। उसके बाद है विहार, यानी कि भिक्षुओं का निवास स्थल, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, निवास करते थे तथा अपनी ध्यान केंद्रित करते थे। चैत, यानी कि चैत किसे कहते हैं। चैत गुफा स्थापत्य के अंतर्गत चैत और विहार का निर्माण किया जाता है। चैत बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित पूजा गृह होता है। इसे पहाड़ियों को काट कर बनाया जाता है। चैत एक आयताकार कक्ष के रूप में होता है जिसका अंतिम सिरा अर्धवृत्ताकार होता है। महाराष्ट्र स्थित है। कार्ले का चैत सबसे बड़ा है। यहाँ के स्तंभ अत्यंत आकर्षक है। बात करते हैं विहार का। विहार भी धार्मिक स्थापत्य का अंग है। भिक्षुओं के निवास हेतु पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफा को विहार कहा जाता है। उड़ीसा के शासक खारवेल द्वारा उदयगिरी पहाड़ी पर बनवाई गई 2 मंजिली रानी गुफा इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके अतिरिक्त पश्चिम भारत में काले भज, नासिक मंडप, संभवा वन जहाँ भक्तिगण बैठते हैं। मंदिर निर्माण के तत्व। मंदिर स्थापत्य कला शैली। पहला है, यानी कि मंदिर स्थापत्य कला शैली को नागर, द्रविड़, केसर में हम लोग बांट करके पढ़ सकते हैं। नागर शैली में हिमालय से विंध्य और द्रविड़ में कन्याकुमारी कृष्णा से कन्याकुमारी, और केसर में विंध्य से कृष्णा नदी तक नागर और द्रविड़ दोनों होते हैं। नागर शैली में इस तरह से मंदिरों का निर्माण किया जाता था। ये है आपका ऊपर जो छोटे बिंदु है इसको आगलक कहा जाता है, और जो है
इसको बोला जाता है शिखर रेखीय। और जो नीचे जो सेंटर है इसको बोला जाता है गर्भगृह। यानी कि जो नागर शैली के जो मंदिर बनाए जाते थे वो होते थे वर्गाकार। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली का मंदिर। ऊपर जो स्तूपनुमा में गोल गोल होते हैं उसको बोलते हैं स्तूपिका। और ये जो खंड बने हुए हैं सीरिया जैसे इसको बोलते हैं पिरामिड नुमा। और जो द्रविड़ शैली का जो मंदिर होते थे वो आयताकार बनाए जाते थे। मंदिर निर्माण के अंग। पहला है अधिष्ठान। यह चबूतरे-नुमा संरचना होती है जिसे आधार बनाकर मंदिरों का निर्माण किया जाता है। नागर शैली में अष्टधान एवं आवश्यक तत्व है, जबकि द्रविड़ शैली में यह आवश्यक नहीं है। दूसरा है गर्भगृह। यह मंदिर का मुख्य सर्वाधिक पवित्र भाग होता है जिसमें देवी देवताओं की स्थापना की जाती है। द्रविड़ शैली में आयताकार होता है जबकि नागर शैली में वर्गाकार होता है। तीसरा है शिखर। गर्भगृह के ऊपर की विशाल निर्मित संरचना को शिखर कहते हैं। नागर शैली में रेखीय शिखर और शीर्ष पर आमलक की संरचना होती है, जबकि द्रविड़ शैली में शिखर विमान पिरामिड के आकार के होते हैं। शीर्ष पर स्तूपिका की संरचना होती है। चौथा है गोपुरम। यह मंदिर का प्रवेश द्वार होता है जो द्रविड़ शैली का अंग है। गोपुरम की विशालता और भव्यता तत्कालीन आर्थिक और राजनीतिक समृद्धि को दर्शाती है। पांचवा है परकोटा। द्रविड़ मंदिरों में गोपुरम बनाए जाने का एक महत्वपूर्ण कारण इसका दीवारों से घिरा होना था। नागर शैली में मंदिरों में यह प्रायः नहीं पाया जाता। मंदिर निर्माण की शैली, यानी कि मंदिर निर्माण किस तरह किया जाता है। पहला है नागर शैली। इस शैली में मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं। यानी कि नागर शैली में मंदिर की जो आकृति कैसी होती है, चतुष्कोणीय होते थे और गर्भगृह वर्गाकार होता है। इसके ऊपर रेखीय शिखर जिसके शीर्ष पर आमलक की संरचना होती है। मंदिर में सभा भवन और प्रदक्षिणापथ में भी होता था। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा है द्रविड़ शैली। इस शैली में मंदिर प्रायः अष्टकोणीय होते थे। गर्भगृह आयताकार तथा शिखर पिरामिड के आकार का, उसके शीर्ष पर स्तूपिका की संरचना होती है। मंदिर में प्रवेश हेतु गोपुरम अत्यंत उल्लेखनीय है। द्रविड़ शैली के ये मंदिर आर्थिक सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होते थे। ये निर्माण कार्य एवं व्यापार में हिस्सा लेते थे, बैंकिंग गतिविधियों से युक्त होते थे, अर्थात कर्ज देना और ब्याज लेना। इनकी यह भूमिका उत्तर भारत के मंदिरों से इन्हें अलग करती है। तीसरा है बेसर शैली। मंदिर निर्माण की बेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण मिलता है। इस शैली के प्रमुख मंदिरों में होयसल शासकों के द्वारा मैसूर के हैलीवुड में बनाया गया होयलेश्वर मंदिर प्रमुख है। गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की विशेषता, यानी कि गुप्तकालीन के मंदिर की जो निर्माण किया गया था उसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर होता था, यानी कि बहुत बड़े चबूतरे बना दिया जाता था, उस पर गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण किया जाता था। इस पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनी होती थी। मंदिर के भीतर एक गर्भगृह होता था जहां पर देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी।
गर्भगृह में एक प्रवेश द्वार होता था जो अलंकृत होता था और इसके चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिण पथ होता था। मंदिर की छत प्रायः समतल होती थी। कभी शिखर युक्त मंदिर भी बनते थे, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। झांसी मंदिर मुख्यतः पत्थर से बनते थे, किंतु कुछ एक मंदिर ईंट से भी बनाए गए, जैसे कानपुर का भीतरगांव मंदिर। मंदिर का भीतरी भाग सादा होता था और चौखट पर शंख का चिन्ह बना होता था। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। उड़ीसा मंदिर का समूह। पहला है जगमोहन मंडप। दूसरा है विशिष्ट अधिष्ठान चबूतरा जिसको बोलते हैं। तीसरा है मस्तक जिसको बोलते हैं शीर्ष आमलक। चौथा है मंटी जिसको बोलते हैं शिखर। पांचवा है देवल या देवल जिसको बोलते हैं गर्भगृह। उड़ीसा के प्रमुख मंदिरों में पुरी के निकट कोणार्क मंदिर स्थित है, यानी कि कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है, पुरी के निकट। यह अश्व द्वारा खींचे जाने वाले और विशाल पहियों वाले सूर्य देव के आकाश रथ की परिकल्पना पर आधारित है। इस मंदिर में विभिन्न चित्रों से अलंकरण मिलता है जो पृथ्वी पर जीवन के आनंद और सूर्य की ऊर्जा प्रदायी शक्ति को दर्शाता है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण नरसिंह देव ने किया था, यानी कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर जो पुरी में स्थित है, जिसका निर्माण नरसिंह देव ने किया था, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है। खजुराहो मंदिर समूह। इसका निर्माण मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में चंदेल शासकों के द्वारा 10वीं-11वीं सदी में किया गया था। यह मंदिर नागर शैली के अंतर्गत आते हैं, यानी कि खजुराहो का जो मंदिर वो नागर शैली के अंतर्गत आते हैं, और जो इसका निर्माण मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। कब? 10वीं से 11वीं सदी में किया गया था। यह मंदिर शैव, वैष्णव एवं जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि खजुराहो का जो ये मंदिर है वो शैव और वैष्णव एवं जैन धर्म से संबंधित है। इसीलिए विद्वान फर्ग्यूसन ने कहा है कि खजुराहो के मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की प्रेरणा से निर्मित हुए हैं। खजुराहो मंदिर की विशेषता, यानी कि खजुराहो मंदिर की विशेषता क्या है? इन मंदिरों का निर्माण खुले स्थानों पर हुआ है, यानी कि खजुराहो का जो मंदिर का जो निर्माण होता था वो एकदम खुले स्थान पर हुआ है। इनके चारों ओर कोई दीवार नहीं मिलती है, यानी कि इसके चारों ओर कोई दीवार नहीं मिलती है। मंदिर एक ऊंचे अधिष्ठान पर बनाया गया है, यानी कि मंदिरों को ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था, जहाँ पर भव्य शिखर एवं जालीदार खिड़कियों का निर्माण किया गया है। मंदिर के शिखर के ऊपर आमलक तथा कलश की संरचना होती मिलती है, यानी कि आमलक यानी कि उस पर शीर्ष जो होते थे उस पर कलश की संरचना मिलती है। मंदिर के प्रवेश द्वार को सजाया गया है, यानी कि मंदिर को प्रवेश के द्वार को क्या किया गया था? सजाया गया था। उस समय मंदिर पंचायतन शैली में मिलते हैं। इसके अंतर्गत गर्भगृह के चारों ओर अतिरिक्त देवालय बन गए हैं। पहला है सांप्रदायिक सौहार्द का तात्पर्य, दूसरा है खजुराहो मंदिर की विशेषता। प्रमुख मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर या पार्श्वनाथ मंदिर। खजुराहो के मंदिर वैश्विक विरासत की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर वास्तुकला के साथ साथ मूर्तिकला का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। राजस्थान गुजरात मंदिर का समूह। इस समूह के मंदिर भी नागर शैली से संबंधित है, यानी कि गुजरात का जो मंदिर स्थित है वो नागर शैली से संबंधित है। आबू पर्वत के पास दिलवारा जैन मंदिर।
स्थानीय विशेषताओं को शामिल करता है। मंदिर निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। मंदिर में गुंबद एवं प्रवेश द्वार उल्लेखनीय है। प्रवेश द्वार पर नवग्रहों का आकलन इसकी खास विशेषता है। यहाँ छत के केंद्रीय भाग में बने हुए कोष्ठक मेहराब की संरचना प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में मेहराब का प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह गुजरात में पर्यटन स्थित संगमरमर का मंदिर नागर शैली से युक्त है।